हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर 3। इससे पहले इसके दो पार्ट्स हो चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको ज़रूर देखिएगा, इसलिए कि वहां पे हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। सल्फोनामाइड्स वर द फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो जो सल्फोनामाइड है ये क्या है? फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल, क्या है ये? फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। और जो पेनिसिलिन है वो फर्स्ट क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ऑल्सो नोन एज सल्फा ड्रग्स, और इसको हम लोग सल्फा ड्रग भी बोलते हैं। सल्फोनामाइड को सल्फा ड्रग भी बोला जाता है। अब ये जो सल्फोनामाइड है ये क्या है? इंसानों के जरिए से बनाया हुआ एक सब्सटेंस है, एक दवा है। ठीक है ना, ये क्या है? मैन मेड, यानी इसको सिंथेसिस किया गया, लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया है। ये नेचुरल नहीं होता है सल्फोनामाइड। ठीक, और ये जो सल्फोनामाइड इसका जो नाम है इसके केमिकल ग्रुप की वजह से, ये समझिए केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे इसका नाम सल्फोनामाइड रखा गया है। ये क्या है? बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं, यानी बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकते हैं। बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देते हैं। Many people use the term सल्फोनामाइड only for antibiotics। अब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सल्फोनामाइड टर्म जो है, यानी जो ये वर्ड है सल्फोनामाइड, इसको सिर्फ एंटीबायोटिक्स के लिए यूज करते हैं। यानी वो ये समझते हैं कि सल्फोनामाइड का मतलब एंटीबायोटिक्स, यानी सल्फोनामाइड वाली जो दवाएं हैं इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो सब एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो कह रहे हैं ऐसा उनका समझना और ऐसा बोलना सही नहीं है, इसलिए कि देयर आर सेवरल नॉन एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड्स। इसलिए कि बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो कि सल्फोनामाइड तो हैं लेकिन वो एंटीबायोटिक्स नहीं हैं। ठीक है ना, और बहुत सारी क्या कहते हैं सल्फोनामाइड वाली दवाएं ऐसी हैं जो एंटीबायोटिक की तरह यूज ना होके दूसरी अलग बीमारियों के लिए यूज होती हैं, जैसे कि डायबिटीज के लिए यूज करते हैं हम लोग। ऐसे ही क्या है, पेन रिलीफ में इसको यूज करते हैं, यानी दर्द वगैरह हो रहा है तो उससे आराम पाने के लिए भी हम लोग सल्फोनामाइड यूज करते हैं। तो चलिए अब इसके हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं, और ये इसके क्या है, हाफ लाइफ के बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो कुछ दवाएं ऐसी हैं जो शॉर्ट एक्टिंग है, का जो इफेक्ट रहता है बॉडी के अंदर वो बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, 4 से 8 घंटे के लिए रहता है, जैसे कि सल्फाडाइजीन है। क्या है? सल्फाडाइजीन। कुछ ऐसी होती है जिनका इफेक्ट इंटरमीडिएट होता है, यानी 8 से 12 घंटे तक उनका इफेक्ट रह सकता है। तो उसका एग्जांपल क्या है? सल्फामेथोक्सेजोल। तो यहाँ पे ए के बाद जेड छूट गया है, उसको बढ़ा लीजिएगा। इसको जी भी बोलते हैं, तो जी छूट गया है, इसको यहाँ पे क्या करेंगे? बढ़ा लीजिए। और सल्फामोक्सोल, ये दो एग्जांपल्स हैं इसके इंटरमीडिएट एक्टिंग के। ऐसे इसमें कुछ आती हैं जो लॉन्ग एक्टिंग, यानी उनका जो इफेक्ट होता है वो 7 दिन तक रह सकता है। समझ में आ रही बात? 7 दिन तक, 7 डेज तक उसका इफेक्ट रह सकता है। तो उसका एग्जांपल है जैसा कि सल्फाडोक्सिन। क्या है? सल्फाडोक्सिन। ऐसे ही क्या है? सल्फामेथोपायराजीन। तो इनका इफेक्ट 7 दिन तक रह सकता है। अब हम लोग इसका देखते हैं इंडिकेशन कैसे कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो एक तो हम कहाँ पे इसको यूज करते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसको यूज किया जाता है। ठीक है ना, यानी एंटीबायोटिक की तरह इसको यूज किया जाता है। तो वो दवाएं जो एंटीबायोटिक की तरह यूज होती हैं, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज होती हैं, उसके एग्जांपल यहाँ पे हैं सल्फामेथोक्सेजोल, ट्राइमेथोप्रिम और सल्फिसोक्सेजोल। ये इसके एग्जांपल्स हैं किसके? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो यूज होती हैं। ऐसे ही क्या इसको क्रोहन्स डिसीज में भी यूज किया जाता है, जैसे कि सल्फालाजीन हो गया। ऐसे क्या है? डायबिटीज में भी इसको यूज किया जाता है, जैसे कि ग्लीब्यूराइड्स हो गया। ऐसे क्या है? टोलब्यूटामाइड हो गया। ऐसे कुछ सल्फोनामाइड्स ऐसे हैं जिनको फ्लूइड रिटेंशन में यूज किया जाता है, यानी क्या है? एडिमा वगैरह हो गया, पानी में बॉडी के अंदर फ्लूइड रुक जा रहा है, रिटेंशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में यूज करते हैं, यानी कि उसको हम लोग डायूरेटिक के तौर पे यूज करते हैं, जैसे कि क्लोरोथायाजाइड्स हो गया, फ्यूरेसिमाइड्स हो गया। ऐसे क्या है? हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड्स हो गया। ऐसे इसको हम लोग गाउट में भी यूज करते हैं, जैसे कि प्रोबेनेसिड हो गया। ऐसे क्या? हाई ब्लड प्रेशर में भी इसको यूज किया जाता है, यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है। तो वो क्या है? वही जो डायूरेटिक्स वाली है उसको इस पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। आपने पढ़ रखा है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की पूरी क्लासिफिकेशन। तो उसका एग्जाम्पल जैसे कि क्लोरोथायाजाइड्स हो गया, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड्स हो गया। ऐसे क्या कहते हैं? पेन है,
यानी ऐसे क्या है, पेन है, दर्द है, ऐसा इन्फ्लेमेशन है, तो उसमें भी इसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि सेलिकोक्सिब हो गया जो कि सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है। ऐसे क्या है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये भी एक तरीके का गठिया का दर्द होता है, तो उसमें कौन सी मतलब सल्फोनामाइड यूज करते हैं हम लोग, तो वो है सल्फासालाजिन। ऐसे क्या है, इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी यूज करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिसीज, ये दोनों में आपको फार्मेकोथेरापेटिक के अंदर पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो उसमें भी हम लोग इसको क्या है यूज करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी इसको यूज किया जाता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि सल्फासालाजिन, ठीक है ना। यानी ये कि समझिए अल्सर वगैरह है तो उसमें भी इसको हम लोग यूज करते हैं। अब इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कब यूज नहीं करेंगे, तो प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते हैं, लैक्टेशन में यूज नहीं करते हैं, ऐसे क्या है हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी इसकी वजह से अगर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें भी हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। अब इसका डोज क्या है वो यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक। अब जो आगे के टॉपिक्स हैं ना वो काफी इजी हैं, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ के इसको कवर करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट यानी फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 14 हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, इसका मतलब ये है कि वो दवाएं जो टीबी को ठीक करने के लिए यूज होती हैं उसी को हम लोग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स बोलते हैं। अब ये टीबी क्या है, इसको मैं बहुत अच्छे से डिटेल से फार्मेकोथेरापेटिक के अंदर पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम लोग दवाओं के बारे में पढ़ेंगे, न कि हम लोग यहाँ बीमारियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्या होते हैं, तो वो दवाएं जो टीबी को ठीक करने के लिए यूज होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स या एजेंट्स। जो टीबी होता किसकी वजह से है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से या माइकोबैक्टीरियम बोविस की वजह से होता है, ठीक है, मेनली। और इसको ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स से यूज करते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग क्या है इस तरीके से बांट रखा है कि फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकेंड लाइन ड्रग। ये फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग क्या होती हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि जो बैक्टीरिया होता है ना वो थोड़ा रेजिस्टेंस बनाता है। रेजिस्टेंस मतलब जो दवा हम लोग दे रहे हैं वो उसकी काट निकाल लेता है, यानी उसका मुकाबला कर लेता है। ऐसा केमिकल बना लेता है कि जो दवा को काम नहीं करने देता है, यानी वो दवा उस पर अब काम नहीं कर पाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस बना लिया। तो अब उससे हम लोग हाई दवा देते हैं, यानी उससे हाई पावर की दवा देते हैं या कि इफेक्टिव, ताकि बैक्टीरिया को किल किया जा सके, उसके ग्रोथ को रोका जा सके, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है समझिए थोड़ा कम पावर की होती है, जो सेकेंड लाइन ड्रग होती है थोड़ा और ज्यादा हाई पावर की होती हैं। तो फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन सी आती है, तो उसमें आती है आइसोनियाजिड। क्या है, आइसोनियाजिड। इसको भी देख लीजिएगा, बहुत इसको पूछता है, ठीक है ना। ऐसे क्या है, रिफाम्पिन हो गया, ऐसे पायराजिनामाइड हो गया, एथेम्ब्यूटोल हो गया और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब फर्स्ट लाइन ड्रग में यूज की जाती हैं। सेकेंड लाइन ड्रग्स में कौन सी आती हैं, तो थियासेटाजोन हो गया, पैरा अमाइनोसिलिसिलिक एसिड हो गया, ऐसे क्या है एथियोनामाइड हो गया, ऐसे क्या है साइक्लोसेरिन हो गया, ऐसे कैनामाइसिन हो गया, ऐसे क्या है कैप्रियोमाइसिन हो गया, अमाइकासिन हो गया। तो ये सारे सेकेंड लाइन ड्रग के अंदर आती हैं और ये यूज होती हैं। ऐसे क्या कुछ और नई दवाएं बनाई गई हैं तो उसको भी हम लोग टीबी के अंदर यूज कर लेते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, ओफ्लोक्सासिन हो गया, सब पढ़ के आए हैं आप। ऐसे क्या क्लोरिथ्रोमाइसिन हो गया, ऐसे क्या रिफाब्यूटिन हो गया, ऐसे एजिथ्रोमाइसिन। तो इन सबको भी हम लोग टीबी को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इसका इंडिकेशन क्या है, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो टीबी को तो ठीक करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसका इंडिकेशन है। दूसरा ये भी आप डाल सकते हैं कि इसको हम लोग दूसरे और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी यूज करते हैं। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो हाइपर सेंसिटिविटी अगर किसी को, उसको नहीं देंगे। ऐसे क्या करते हैं, एक्यूट या क्रोनिक अल्कोहलिज्म है तो उसको भी नहीं देंगे, कि जो शराबी है उसको भी हम लोग ये दवा नहीं देंगे। ऐसे क्या है, अगर एक्यूट लीवर डिसीज है तो उसमें भी हम लोग नहीं देंगे। ऐसे ही वो लोग जो 35 साल से ऊपर के हैं उसमें भी जो फर्स्ट लाइन में जो ड्रग्स आइसोनियाजिड हो गया, एथिम्ब्यूटोल हो गया, वो सारी दवाएं हम लोग नहीं देंगे। ऐसे ही सीजर अगर किसी को मिर्गी वगैरह का दौरा पड़ता है तो उसमें भी नहीं देंगे। ऐसे क्या है, लैक्टेटिंग वुमेन, यानी कोई ऐसी औरत है जो कि अभी बच्चे को दूध भी पिला रही है, उसको टीबी भी हो गया, तो फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं देंगे उसको। ऐसे क्या है, वो पेशेंट है जिनको किडनी में प्रॉब्लम है उनको नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। ऐसे क्या है, हेपेटाइटिस में नहीं देंगे। ऐसे क्या है, पायरिडॉक्सिन डिफिशियंसी अगर, तो उसमें भी नहीं देंगे, यानी अगर विटामिन B6 की कमी है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे, और अगर देते हैं तो साथ में विटामिन B6 का सप्लीमेंट भी देंगे, ठीक है ना। अब इसके डोज वगैरह जो है ना वो मतलब डोज बने बनाए आते हैं, आपको वो याद भी नहीं होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है ना। एक टॉपिक है एंटी फंगल ड्रग्स।
तो एंटी फंगल ड्रग्स क्या है, तो वो दवाएं जो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटी फंगल ड्रग्स। ये असल इसका डेफिनेशन है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये फंगल इन्फेक्शन होता किसकी वजह से है, तो फंगाई जो है इसकी वजह से होता है फंगल इन्फेक्शन। ठीक है ना। अब ये फंगाई क्या है, या इसको फंगी भी बोलते हैं या फंजाई भी बोलते हैं। ठीक, तो जो फंगाई है या फंगी है कहाँ पे इन्फेक्शन करता है, इसका इफेक्ट कहाँ पे होता है, तो खास तौर से ये हमारे स्किन में गड़बड़ी करता है, यानी वहां पे इन्फेक्शन करता है, हेयर में करता है और हमारे नेल्स में करता है। ठीक है। अब ये जो फंगाई है ना, ये ना तो प्लांट है और न ही एनिमल है, ये तो फिर है क्या ये, बल्कि ये क्या है, इनका खुद का एक किंगडम है। ठीक है ना। ये फंगाई है, इनका खुद का एक किंगडम है। और जो फंगाई है, ये जो फंगी है, ग्रो आइदर एज यीस्ट और एज मोल्ड्स। जो फंगाई है ये ग्रो करते हैं, तो या तो ये ईस्ट की तरीके से ग्रो करते हैं, यानी सिंगल राउंड सेल, यानी सिंगल राउंड सेल है, बढ़ रहा है, या तो फिर ये मोल्ड्स की तरह से ग्रो करते हैं। इसके मोल्ड का मतलब क्या, आपने मशरूम देखा होगा तो वो भी एक तरीके का मोल्ड होता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मेनी सेल फॉर्मिंग लॉन्ग थिन थ्रेड्स कॉल्ड हाइफी। तो ये मोल्ड्स क्या होता है, तो इसमें क्या बहुत सारे सेल मिलके क्या एक लंबा धागा जैसा चीज बना लेते हैं। ठीक है ना। तो उसको हम लोग हाइफी बोलते हैं। फिर उसको मिला के क्या समझ एक तरीके से मशरूम बन जाता है, मोल्ड्स बन जाते हैं। तो ये दो तरीके से ये ग्रो करते हैं। और बहुत सारे क्या है फंगाई ऐसे हैं जिनको हम लोग अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हुआ ब्रेड, तो ब्रेड को आप 4-5 दिन तक रख दीजिए, 2 दिन तक रख दीजिए गर्मी के मौसम में, तो क्या होता है उस पर हरा हरा सा आपको दिखने लग जाता है। तो वो क्या होते हैं, फंगाई होते हैं या फंगी होते हैं। मशरूम क्या है, तो वो भी एक तरीके का क्या है, फंगस है। फंगल इन्फेक्शंस आर ऑफन कॉज्ड बाय द फंगी प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। और जो फंगल इन्फेक्शन होता है तो वो उन फंगाई की वजह से होता है जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक। और जो क्या कहते हैं फंगाई है वो आमतौर से हमारे लिए डेंजरस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से क्या है कुछ ऐसे होते हैं जो हमको नुकसान पहुंचा देते हैं। अब हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो एक तो क्या है, इसमें हम लोग एंटीबायोटिक से यूज करते हैं इसको ठीक करने के लिए, यानी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। सिस्टेमिक मतलब होता है कि जिसको हम लोग मुंह से खाते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, तो ये है पोलिन्स। पोलिन्स में आपने पढ़ा होगा एंटीबायोटिक वाली पूरी क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, तो उसमें पोलिन्स भी है। ठीक है ना। तो उसके एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल है एम्फोटेरिसिन बी, निस्टाटीन, ऐसे क्या है हेमाइसिन एंड नेटामाइसिन, ऐसे क्या है हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरेन। ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, ग्रीसोफुल्विन। इसको 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, ग्रीसोफुल्विन पूछ लेता है कि इसका यूज बताइए कहाँ पे होता है। शायद ये फर्स्ट ईयर में पूछा था इसके बारे में, ग्रीसोफुल्विन के बारे में। ऐसे क्या है, ये एंटी मेटाबोलाइट भी होते हैं जो मतलब फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं। फ्लूसाइटोसिन, क्या है फ्लूसाइटोसिन, तो जो एजोल है इसमें एक आता है इमिडाजोल। तो ये क्या टॉपिकल है, यानी इसको हम लोग खाते नहीं है ओरली, बल्कि इसको हम लोग अपने स्किन पे लगाते हैं। फंगल इन्फेक्शन हो गया, कहीं पे खुजली हो रही है, ठीक है ना, चकत्ते पड़ गए हैं, तो फंगल इन्फेक्शन में इन्फ्लामेशन वगैरह हो गया है, तो उस पर हम लोग इसको यूज करते हैं, जैसे कि क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल। तो ये ठीक है, तो ये टॉपिकल हो गया। ऐसे ही क्या है, इमिडाजोल में सिस्टेमिक भी आता है, जैसे कि केटोकोनाजोल, इसको हम खा भी सकते हैं मुंह से। ठीक है। ऐसे क्या है, ट्राइएजोल्स आते हैं, ये सिस्टेमिक होते हैं, जैसे कि फ्लूकोनाजोल हो गया, ऐसे इट्राकोनाजोल हो गया। तो ये क्या है, हम लोग इसको खा सकते हैं फंगल इन्फेक्शन में। ऐसे क्या है, एलिल अमीन, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, टर्बीनाफाइन। तो ये सब क्या थे, ये हमने पढ़ा है एंटी फंगल इन्फेक्शन की क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं इसका इंडिकेशन क्या है, कब इसको हम लोग यूज करते हैं। तो अलग अलग तरीके के क्या है फंगल इन्फेक्शन होते हैं अलग अलग फंगाई की वजह से। तो यहाँ पे कुछ क्या है फंगाई के नाम है, ठीक है ना, जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है फंगल। तो इनकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग ये दवाएं यूज करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हो गया कैंडिडा, ऐसे दूसरा हो गया क्रिप्टोकोकस, ऐसे क्या हो गया हिस्टोप्लाज्मा, ऐसे क्या है ब्लास्टोमाइसिस, ऐसे क्या है सीडियोमिसेस, ऐसे क्या एस्परजिलोज हो गया, ऐसे क्या हो गया स्पोरोट्राइकोज। तो ये सारे क्या है एक तरीके से फंगाई है जिनकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। तो एक्यूट या क्रोनिक अगर रीनल या हिपैटिक डिसीज है तो इन कंडीशन में हम लोग एंटी फंगल ड्रग्स को यूज नहीं करते हैं। ठीक है। अब एक टॉपिक है एंटीवायरल ड्रग्स। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो जो दवाएं क्या है वायरस से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटीवायरल ड्रग्स। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं वायरस के बारे में। वायरस के बारे में पढ़ने जाएंगे तो बहुत डीप है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं।
ठीक है ना, और वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसके इंट्रोडक्शन को थोड़ा बड़ा किया जा सके। तो क्या है, जो एंटीवायरल ड्रग है उसका असल डेफिनेशन यही एक लाइन है बस ये, ठीक है ना। तो वायरसेस क्या होते हैं, तो वायरसेस आर टिनी कैप्सूल्स कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल्स। तो ये क्या है, छोटे छोटे कैप्सूल हैं, क्या है, बहुत छोटे छोटे क्या है, कैप्सूल है। कैप्सूल मतलब समझिए छोटी छोटी चीज है कोई, ठीक है, कैप्सूल जैसी। और जो कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और इनके पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। जो वायरसेस हैं इनके पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। कॉज कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज, और इनकी वजह से क्या है, कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं, जैसे कि सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, ठीक है ना। तो ये इनकी वजह से होता है सर्दी जुकाम। वो किसकी वजह से होता है, ये वायरसेस की वजह से होता है। इनकी वजह से बड़ी बीमारियां भी होती हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमन कोल्ड वगैरह हो गया, बल्कि इनकी वजह से, वायरसेस की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां भी होती हैं। समझ में आ रही है, जैसे कि पोलियो है, तो पोलियो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। ऐसे क्या HIV एड्स हो गया, ये भी वायरस की वजह से होता है। तो बड़ी बीमारियां भी ये कोज करते हैं, छोटी बीमारियां भी कोज करते हैं। कोरोना वायरस को देख लीजिए, कितनी भयंकर बीमारी क्रिएट कर दे रहा था कि इतने सारे लोगों की जान चली गई, ठीक। अब ये जो वायरसेस हैं करते क्या हैं, तो वायरसेस इन्वेड का मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर घुसना, और ये नहीं कि छोटी तादाद में, बल्कि एक बड़ी क्वांटिटी में घुसना। जैसे कि फौजी आते हैं तो किसी मुल्क, किसी कंट्री के ऊपर अटैक करना है, तो ऐसा नहीं होता कि एक फौजी, दो फौजी जाएं, बल्कि एक क्या है, पूरी मतलब एक बड़ी उनकी फौज जाती है, एक बड़ी क्वांटिटी में जाते हैं वो लोग। ऐसे ही क्या है, वायरसेस इन्वेड करते हैं। तो इन्वेड का मतलब एक मतलब बड़ी क्वांटिटी में किसी चीज के अंदर घुसना। तो ये सेल के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है ना। ये सेल के अंदर घुसते हैं, उस पर अटैक करते हैं, उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, यानी उसके फंक्शन को अब होने नहीं देंगे उसकी मर्जी से। सेल जैसा चाहेगा वैसा नहीं कर पाएगा, बल्कि ये उसको कंट्रोल करने लग जाते हैं, ठीक है ना, जो नॉर्मल सेल है उसको। और फिर उसकी जो क्या कहते हैं, एनर्जी वगैरह खुद उसको यूज कर लेते हैं, उसका जो मतलब चीजें होती है उसको यूज कर लेते हैं, और खुद क्या है, मल्टीप्लाई होने लगते हैं, यानी अपने आप को बढ़ाने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, ठीक। दिस अल्टीमेटली किल्स दी सेल। तो इसकी वजह से जो सेल है वो डैमेज होने लगते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्या करते हैं कि सेल को किल कर देते हैं, यानी उनका जो सारा खुराक है वो खा जाएंगे, उनको कुछ यूज नहीं करने देंगे, उनको अपना फंक्शन नहीं करने देंगे, उनको अपने लिए एनर्जी नहीं बनाने देते हैं। तो इस तरीके से सेल क्या होता है, डैमेज हो जाता है, ठीक। और इस तरीके से क्या है, आदमी फिर बीमार पड़ जाता है। सिंस दी वायरसेस लिव इनसाइड दी बॉडी सेल, और क्या कहते हैं, जो वायरसेस है वो हमारी बॉडी के सेल के अंदर रहते हैं। तो द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिसीज इज हार्ड। तो इसलिए क्या है, वायरस से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उसका ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और जो एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या है, वायरल डिसीज को अच्छे तरीके से क्योर नहीं कर सकती हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। यानी एंटीबायोटिक के जरिए से हम लोग वायरल डिसीज को ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ठीक। कुछ एंटीवायरल दवाएं हैं, कुछ क्या है, एंटीवायरल ड्रग्स हैं, इसके जरिए से हम लोग क्या है, मतलब इलाज करते हैं। वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं, ठीक है ना। हाँ, ये कि जो वैक्सीन वगैरह आता है, उस वैक्सीन को अगर हम लोग लगाते हैं तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे वायरल डिसीज के इन्फेक्शन को हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग क्या है, बहुत सारे वायरल डिसीज को रोक सकते हैं अगर वैक्सीन पहले से लगा दिया जाए। अब ये वैक्सीन क्या होता है, एंटीबायोटिक्स क्या है, सारा मैं समझा चुका हूँ। वैक्सीन इन्फेक्शन होने से पहले ही लगा दिया जाता है। समझ में आ रही बात। जैसे कि बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस का वैक्सीन लगा दिया, तो उनको कोरोना वायरस हुआ नहीं था, लेकिन उसका वैक्सीन पहले लगा दिया ताकि उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, उनके अंदर एंटीबॉडीज बन जाए उस वायरस के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो जैसे कि हम सब लोगों को पोलियो का एक वैक्सीन लगा हुआ, उसको टीका भी बोलते हैं। तो ये पहले से अगर लगा लेते हैं तो हम लोग क्या है, जो वायरसेस हैं उनके इन्फेक्शन को हम लोग रोक सकते हैं, ठीक। अब इसके हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्या है, इनके मतलब अलग अलग फैमिली के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया है, यानी वायरसेस अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो एक क्या है, एंटी हर्पीज वायरस। क्या है, एंटी हर्पीज वायरस। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो दो तीन आप याद कर लीजिएगा, जैसे कि डॉक्सिरिडीन हो गया, ठीक है ना, एसाइक्लोवीर हो गया, इसको याद कर लीजिए। ऐसे क्या गया, फोस्कारनेट हो गया, इसको याद कर लीजिए। यानी कुछ दवाएं ऐसी हैं जो रेट्रोवायरस की जो फैमिली के वायरसेस हैं उनको क्या है, वो उनके अगेंस्ट वो काम करती हैं। एंटी रेट्रोवायरस जो दवाएं हैं तो वो दो तरीके की होती हैं। तो एक जो टाइप है वो है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। अब ये क्या है, ट्रांसक्रिप्टेज जो है ना, एक तरीके से समझिए एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। तो ये जाके उस एंजाइम को ही क्या है, बाइंड कर लेते हैं, उसके काम को रोक देते हैं।
और ये जो वायरसेस होते हैं ना, ये उल्टा काम करते हैं। असल में होता क्या है कि डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन इनके यहाँ पे क्या होता है, इनकी असल उल्टी गंगा बहती है, ये लोग आरएनए से डीएनए बनाते हैं, ठीक है ना। तो वही होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो वो ये जो एंजाइम होता है जो इसको करवाता है, तो ये दवा जो है यानी एंटी रिट्रोवायरस, वो इस एंजाइम को जाके रोक देती है, उसके साथ खुद जाके बाइंड कर लेती है, तो वो अपना काम समझिए नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि जीरोवुडीन, स्टावुडीन, लैमीवुडीन, ठीक है ना, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे एक होता है, एक तो ये हो गया कि मतलब न्यूक्लियोसाइड पे जाके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। ऐसे क्या होता है, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ये जो दवाएं हैं ये क्या है, नॉन न्यूक्लियोसाइड, यानी ये न्यूक्लियोसाइड के अंदर जाके काम नहीं करती, बल्कि बाहर जो ट्रांसक्रिप्टेज कराने वाला एंजाइम है उसको ये लोग रोक देती हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि नेविरापिन हो गया, ऐसे क्या इफाविरेंस हो गया, ठीक है। अब दूसरी जो क्लासिफिकेशन वो है रिट्रोवायरल प्रोटीएज इनहिबिटर होती है, प्रोटीएज एंजाइम को रोकने वाली क्या है ये दवा होती है। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे रिटोनावीर, इंडिनावीर, ठीक है ना, और भी कई सारे वीर हैं। और एक होती है इसकी जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस। तो वो क्या है, अमांटाडीन और रिमांटाडीन। ऐसे क्या नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग, यानी ये नहीं कि ये इस फैमिली पे काम करेगी, उस फैमिली पे काम करेगी, ये सारी फैमिली पे काम करती हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, रिबाविरिन और लैमीवुडीन। अब इसके इंडिकेशन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो क्या कहते हैं, जो मतलब अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं अलग अलग वायरसेस की वजह से, तो उसी को हम लोग देख लेते हैं। तो अगर इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से हो रहा है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम इन दवाओं को यूज करते हैं। ऐसे क्या हर्पीज वायरस की वजह से अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऐसे क्या है, साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग इनको यूज करते हैं। ऐसे HIV का इन्फेक्शन है उसमें भी हम लोग यूज करते हैं। ऐसे क्या है, हेपेटाइटिस बी एंड सी जो वायरसेस हैं उसको हम लोग ट्रीट करने के लिए इन दवाओं को यूज करते हैं। क्या है, जो हेपेटाइटिस की अलग जो टाइप्स हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए हो गया, ऐसे क्या डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, उस पर ये दवाएं काम नहीं करती हैं। ऐसे कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो वार्ड्स क्रिएट करते हैं, यानी उनकी वजह से वार्ड्स हो जाता है, इल्ला हो जाता है, यानी समझिए स्किन पे एक तरह से इरेक्शन जैसा हो जाता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम लोग इन दवाओं को यूज करते हैं। ऐसे आई के अंदर इन्फेक्शन होता है वायरसेस की वजह से, तो उसमें भी हम इन दवाओं को यूज करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कब इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो अगर किसी को प्रीवियस हिस्ट्री है एलर्जी की तो उसको नहीं देंगे, यानी इसकी वजह से किसी को एलर्जी हो जाती है, या रीनल इम्पेयरमेंट है, यानी क्या कहते हैं किडनी के अंदर दिक्कत है, प्रॉब्लम, उसमें नहीं देंगे। प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, लैक्टेशन में नहीं देते हैं। ऐसे क्या कहते हैं सीवियर ENS डिसऑर्डर है तो उसमें भी नहीं देते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई दिक्कत वगैरह है तो उसमें भी ये दवाएं नहीं देंगे। ऐसे क्या हिपैटिक डिसफंक्शन है, यानी लीवर काम, यानी कि लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ दिक्कत, उसमें नहीं देंगे। बोन मैरो सप्रेशन, यानी बोन मैरो अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है, ब्लड के जो यानी WBC RBC प्लेटलेट को अच्छे तरीके से वो नहीं बना पा रहा, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बना पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये दवाएं हम लोग नहीं देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटी अमेबिक एजेंट्स के बारे में। तो अमीबा आप जानते होंगे, तो उसी पे जो काम करने वाली, उसके अगेंस्ट जो काम करने वाली दवाएं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटी अमेबिक एजेंट्स, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, अमीबियासिस जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करते हैं। अमीबा क्या है, तो ये एक तरीके का पैरासाइट होता है, ठीक है, क्या होता है, पैरासाइट होता है, और ये मेनली हमारे इंटेस्टाइन को क्या है, अफेक्ट करता है, ठीक है। और उसके अलावा ये एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल पार्ट को भी अफेक्ट करता है, जिसमें हमारा यानी एक्स्ट्रा, यानी ये समझिए इंटेस्टाइन के अलावा जो दूसरे पार्ट्स हमारी बॉडी के उस पर भी इसका अटैक होता है, लेकिन पहले ये इंटेस्टाइन पे करता है, ठीक। तो जो क्या कहते हैं, जो एक्स्ट्रा जो हमारे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल पार्ट्स हैं उनमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे कि लंग्स हो गया, लीवर हो गया, यहाँ तक कि ब्रेन को भी डैमेज कर देते हैं, ठीक है ना। जो अमीबा होते हैं एक तरीके के पैरासाइट होते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो एक क्या है, फॉर इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, यानी इंटेस्टाइन के अंदर या इंटेस्टाइन के बाहर कहीं पे भी अगर क्या है अमीबा का इन्फेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं अमीबियासिस, ठीक है। तो उसमें अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन है तो उसमें हम लोग क्या है ये दवाएं यूज करेंगे। तो पहला क्या है, निट्रोइमिडाजोल्स, क्या है, ये आई है, इसको छोटा बना लीजिएगा, निट्रोइमिडाजोल्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत यूज होती है ये दवा, ठीक है ना। लूज मोशन वगैरह हो जाता है, ठीक है ना, उसमें भी देते हैं, क्योंकि कई बार जो लूज मोशन होता है, लूज मोशन समझ रहे हैं ना, यानी दस्त आने लगते हैं, डायरिया हो जाता है, तो उसमें अमीबा का भी कभी कभी ऐसा होता है कि अमीबा की वजह से होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या है,
मेट्रोनिडाजोल देते हैं, ताकि अगर अमीबियासिस है, अमीबा का इन्फेक्शन है, तो उसको हम लोग रोक सकें और अमीबा को किल कर सकें। ठीक है, ऐसे क्या है टिनिडाजोल भी यूज कर सकते हैं और निडाजोल भी यूज होता है। ऐसे क्या एल्केलॉइड भी यूज होता है, इसमें आ जाता है एमेटिन्स और क्या डिहाइड्रोएमेटिन, ये यूज होते हैं, एल्केलॉइड्स होते हैं। तो ये दवाएं कब यूज करते हैं हम लोग? इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में। ऐसे क्या है फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस ओनली, यानी ये जो दवाएं हैं ये उस वक्त यूज करते हैं जब क्या है इंटेस्टाइन के अलावा कहीं पे अमीबा का इन्फेक्शन है। तो उसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि क्लोरोक्वीन। ऐसे क्या है ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स हैं। ल्यूमन का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए हमारी नस होती है, तो बीच का जो हिस्सा होता है ना उसको हम लोग ल्यूमन बोलते हैं। यानी ये समझिए कि कोई भी हमारी कैविटी है, कोई नस है, कैविटी वाली जगह पे कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उस पे हम लोग क्या है, तो उसमें हम लोग ये दवाएं दे सकते हैं। ठीक है, उसमें से एक आती है अमाइड्स। क्या है? अमाइड्स। उसका एग्जांपल क्या है? डाइलोक्सेनाइड फ्यूरोमेट। और क्या है इसका एग्जांपल? नीटाजोक्सेनाइड। ऐसे क्या इसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स भी यूज करते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हो गया या पैरामोमाइसिन। तो ये क्या है इसके एग्जांपल्स हैं जो मतलब हम लोग अमीबा के इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। इसका इंडिकेशन क्या है, कब हम लोग यूज करते हैं? तो अमीबियासिस हो गया यानी अमीबा की वजह से हो गया इन्फेक्शन, तो उसमें यूज करते हैं। ऐसे सही क्या है हम लोग इसको जियार्डियासिस में भी यूज़ करते हैं, यानी जियार्डिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ऐसे क्या है ट्रिकोमानियासिस हो गया, तो उसमें देते हैं। सब क्या पैरासाइट हैं अलग अलग। ठीक है ना। ऐसे क्या एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसमें भी ये दवाएं हम लोग देते हैं। ऐसे क्या एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी हम लोग ये दवाएं देते हैं। अब इनका इन्फेक्शन कहाँ पे होता है? तो ज्यादातर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ये इन्फेक्शन करते हैं जाके। ठीक है ना, उनकी वजह से डायरिया वगैरह हो जाता है। ऐसी अल्सर वगैरह, जैसे कि एच पाइलोरी है, इसकी वजह से अल्सर हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कर देंगे ये लोग। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? तो रीनल डिसीज है तो उसमें नहीं यूज करते हैं, प्रेगनेंसी है तो उसमें भी नहीं यूज करते हैं, और बच्चों को भी ये दवाएं हम लोग नहीं खिलाते हैं ना। ये जो पूरी क्लासिफिकेशन है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंथेलमेंटिक्स ड्रग्स के बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है? वो दवाएं जो हेलमिंथ्स को किल करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटी हेलमिंटिक्स ड्रग्स। ये हेलमिंथ्स क्या होते हैं? ये क्या है? तो वर्म लाइक पैरासाइट होते हैं। और वर्म क्या है? एक समझिए एक तरीके का कीड़ा होता है, लंबा लंबा सा गोल गोल सा होता है, जिसको केंचुआ बोलते हैं। तो उसी टाइप के ये भी क्या होता है? एक तरीके से पैरासाइट होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि क्लूकेस हो गया, ऐसे क्या राउंड वर्म हो गया, ऐसे टेप वर्म हो गया। तो ये सब क्या है? हेलमिंथ्स हैं। अब जो एंथेलमेंटिक ड्रग्स हैं ये ना सिलेक्टिवली टॉक्सिक टू द पैरासाइट। ये जो दवाएं होती हैं वो हमारी बॉडी के दूसरे सेल पे मतलब टॉक्सिक इफेक्ट नहीं डालती हैं, सिर्फ जो पैरासाइट हैं उस पे जाके ये अटैक करती हैं। ठीक है ना, जो हमारे होस्ट सेल होते हैं, यानी जो हमारे समझिए हमारी बॉडी के जो सेल हैं उस पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। इनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो इनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है उसको रोक देती हैं। तो जैसे कि हमारी बॉडी के लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस जरूरी होता है जिंदा रहने के लिए, ऐसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होना जरूरी है उसके जिंदा रहने के लिए। ठीक है ना, तो ये जो प्रोसेस होते हैं वो वाइटल होते हैं उन पैरासाइट के लिए, ताकि वो जिंदा रह सकें। लेकिन जब उस प्रोसेस को रोक दिया जाता है तो फिर क्या होता है? उनकी डेथ हो जाती है। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? बेंजइमिडाजोल। एग्जांपल क्या है? अल्बेंडाजोल हो गया, ऐसे क्या हो गया? मेबिंडाजोल हो गया, फ्लूबेंडाजोल हो गया। दूसरा हेट्रोसाइक्लिक्स है, तो उसका एग्जांपल क्या हो गया? ऑक्जेमनिक्विन हो गया। ऐसे क्या हो गया? पिपेराजीन डेरिवेटिव्स आ गया, तो इसका एग्जांपल क्या है? पिपेराजीन सिट्रेट। ऐसे क्या हो गया? अमाइड्स भी यूज होते हैं, जैसे कि निक्लोसामाइड हो गया। ऐसे क्या नेचुरल प्रोडक्ट भी इसमें यूज होता है, तो उसका एग्जांपल हो गया आइवरमेक्टिन। अब इसका इंडिकेशन क्या है? कब इसको हम लोग यूज करते हैं? तो ये कुछ पैरासाइट हैं, इनकी वजह से जब इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे कि हुक वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, ऐसे क्या हो गया? पिन वर्म हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, ऐसे क्या हो गया? टेप वर्म हो गया। तो इनकी वजह से अगर इन्फेक्शन होता है तो उन कंडीशन में हम लोग ये दवाएं यूज करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या? कब नहीं देंगे? तो प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, रीनल या हेपेटिक डिसीज उसमें नहीं देते हैं, सीवियर डायरिया है तो उसमें नहीं देते हैं, ऐसे क्या मल नूरिशमेंट है तो उसमें नहीं देते हैं, यानी कोई बच्चा ऐसा है जिसको न्यूट्रिशन सही से नहीं मिला, बहुत दुबला पतला हो गया है, रिकेट्स हो गया उसको, तो ऐसी कंडीशन में ये दवाएं नहीं देते हम लोग। एप्लीकेशन वो है एंटी मलेरियल ड्रग्स। क्या है? एंटी मलेरियल एजेंट्स। मलेरिया आप अच्छे से जानते हैं, तो जो दवाएं मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। ठीक है, अब मलेरिया क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मैं बहुत डिटेल से आपको फार्माकोथेरापेटिक के अंदर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, हमने लोग सीधे इसकी क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो जो इसकी फर्स्ट टाइप है वो है 4 अमाइनो क्विनोलिन्स। इसके एग्जांपल्स हैं क्लोरोक्वीन, अमोडिया क्वींस, ऐसे पिपेरा क्वींस।
तो ये जो एग्जाम्पल है ना क्लोरोक्विन, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये मतलब यूज होने वाली दवा है क्लोरोक्विन, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है क्विनोलिन मेथेनॉल, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मेफ्लोक्विन, ये भी यूज होती है बहुत ज़्यादा मेफ्लोक्विन, ठीक है। तीसरी जो दवा है वो क्या है, सिंकोना एल्कलॉइड्स, आपने इसके बारे में फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ा है। तो इससे जो केमिकल, तो जो सिंकोना होता है उसके अंदर से जो एक्टिव केमिकल हमको मिलता है वो होता है क्विनिन या क्विनिडीन। ऐसे क्या है, बिगुआनाइड्स भी यूज होते हैं, जैसे कि प्रोगुआनिल हो गया, होता है क्लोरप्रोगुआनिल। पांचवी क्लासिफिकेशन वो है डाई अमीनो पायरिमिडीन, क्या है, डाई अमीनो पायरिमिडीन, इसका एग्जाम्पल क्या है, पायरीमेथामीन। ऐसे क्या है, 8 अमाइनो क्विनोलिन्स, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, प्राइमाक्विन और क्या है, ब्यूलाक्विन। अब ये सब नहीं याद हो पा रहे हैं तो ये वाली याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा, तीसरा और ये छठा, ये तो कम से कम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्राइमाक्विन हो गया, ऐसे क्या होगा, क्विनिन हो गया, क्विनिडीन सल्फेट, मेफ्लोक्विन, और आप लोग इसको क्लासिफिकेशन को याद कर लीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ पढ़ के बताऊंगा, याद तो करना आपको, इसको रटना पड़ेगा, इसको रटिए, ठीक है ना। इसका इंडिकेशन क्या है, तो मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। क्लोरोक्विन है, इसको हम लोग मेट्रोनिडाजोल के साथ में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मेट्रोनिडाजोल के साथ में यूज करते हैं जब अमीबियासिस होता है। ऐसे क्या, इसको हम लोग जियार्डियासिस में भी यूज करते हैं, ठीक। ऐसे क्या, जो क्लोरोक्विन है इसको हम लोग अरेडमिया में भी यूज करते हैं। ऐसे क्या है, रिमेटॉइड्स अर्थराइटिस है तो उसमें भी इसको हम लोग यूज करते हैं क्लोरोक्विन को। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो प्रेगनेंसी में नहीं यूज करेंगे, लैक्टेशन में यूज नहीं करेंगे, बोन मैरो सपरेशन है उसमें नहीं यूज करेंगे। ऐसे क्या है, जो हमारा रीनल यानी इससे हमारा जो रीनल है यानी किडनी है उसमें दिक्कत है, परेशानी है, तो हम लोग इन दवाओं को यूज नहीं करते हैं। एक ये लास्ट टॉपिक और रह गया इसके अंदर, वो क्या है, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, यानी ये समझिए जो कैंसर को ठीक करने वाली जो दवाएं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। अब कैंसर क्या है, तो कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, एबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, यानी ये समझिए जो हमारी बॉडी के अलग अलग टाइप के सेल हैं तो उनमें क्या होता है, एबनॉर्मल डिवीजन होने लगता है, यानी वो सेल क्या है, एक है तो एक सेल से टूट के एक सेल बनता है, उसकी एक टाइमिंग होती है। लेकिन क्या हो रहा है, धड़ाधड़ सेल बनते जा रहे हैं, यानी जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर WBCs है, उनकी एक क्वांटिटी है कि इतना होंगे, ये 12,000 होंगे, ठीक है। सपोज दैट कि ये 8 से 12,000 के बीच में होंगे, लेकिन वो क्या बहुत तेजी से बन रहे हैं, बहुत तेजी से बन रहे हैं और 2 लाख पहुंच गए, तो वो हो जाता है क्या, कैंसर, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लड कैंसर हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है कैंसर। और जब ये क्या बढ़ते हैं तो अपने आसपास वालों को क्या है, सराउंडिंग जो उनकी उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब WBCs बढ़ रहे हैं तो RBCs को मार मार के खाना शुरू कर देते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो एक है एल्काइलेटिंग एजेंट्स, क्या है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, यानी ये समझिए कि उसको एल्कलाइन कर देते हैं, एल्कलाइन मीडिया क्रिएट कर देते हैं। क्या है, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, मेक्लोरएथामीन, क्या है, मेक्लोरएथामीन, जिसको हम लोग मस्टीन HCl बोलते हैं। ऐसे क्या है, फोस्फामाइड हो गया, ऐसे क्या है, साइक्लोफोस्फामाइड हो गया, ठीक है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए। ऐसे क्या, एथाइल एनिमीन हो गया, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, थियोटेपा, ठीक है। ऐसे क्या, अल्काइल सल्फोनेट हो गया, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, ब्यूसुल्फान या ब्यूसुल्फान भी बोलते हैं। ऐसे क्या, नाइट्रोसो यूरिया हो गया, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कार्मस्टीन और लोमस्टीन, ठीक है। ऐसे क्या होता है, ट्रायजीन्स आते हैं, तो उसका एग्जाम्पल हो गया डेकार्बाजीन। एक आती है जब दवाएं होती हैं एंटी मेटाबोलाइट्स, यानी वो मेटाबॉलिज्म को नहीं होने देती हैं, तो उसमें कई सारे हैं, जैसे कि फोलेट एंटागोनिस्ट हो गया, क्या है, फोलेट एंटागोनिस्ट हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या है, मेथोट्रेक्सेट। ऐसे क्या है, प्यूरिन एंटागोनिस्ट हो गया, प्यूरिन और पायरिमिडीन ये आप पढ़ चुके हैं न्यूक्लिक एसिड वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। एक तरीके से ये बेस होते हैं जो कि समझिए एक तरीके से DNA बनने में काम आते हैं। अगर DNA न बने तो फिर सेल का डिवीजन नहीं होगा, यानी दूसरा सेल बन नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्यूरिन है या पायरिमिडीन है उसको हम लोग उसको रोक देते हैं, उसको बनने से रोकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्यूरिन एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, 6 मरकप्टोप्यूरिन, क्या है, 6 मरकप्टोप्यूरिन्स हो गया। ऐसे क्या हो गया, 6 थियोगुआनिल हो गया, और भी एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे क्या पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट आता है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, 5 फ्लोरोयूरेसिल, क्या है, 5 फ्लोरोयूरेसिल एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ऐसे क्या, तो कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स भी आते हैं कैंसर को ठीक करने के लिए, जैसे कि आपने विनका के बारे में पढ़ा था, तो विनका से जो एल्कलॉइड निकलता है वो भी क्या है, कैंसर को ट्रीट करने में काम आता है, जैसे कि विनक्रिस्टीन हो गया, विनब्लास्टिन हो गया।
ऐसे क्या होता है टेक्सेन, तो उसका एग्जाम्पल हो गया पैक्लीटेक्सेल और डोसीटेक्सेल। ऐसे क्या है इपिडोफाइलोटोक्सिन, क्या है इपिडोफाइलोटोक्सिन, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया इटोपोसाइड, क्या है इटोपोसाइड। ऐसे क्या हो गया कैप्टोथेसिन एनालॉग, तो इसका एग्जाम्पल हो गया टोपोटेकैन और इरिनोटेकैन। ठीक है, ऐसे कुछ एंटीबायोटिक्स भी इसमें हम लोग यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया एक्टिनोमाइसिन डी, डेक्टिनोमाइसिन, ऐसे क्या हो गया डोक्सोरिबोसिन। एक दो एग्जाम्पल हर एक में से याद कर लीजिए। ऐसे क्या एंजाइम भी यूज होता है इसमें कैंसर को ट्रीट करने के लिए। यहाँ से देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वो कौन सा एंजाइम है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। समझ में आ रही बात, तो वो कौन सा है एस्पार्जिनेज, क्या है एस्पार्जिनेज एंजाइम है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। कुछ मिसलेनियस दवाएं हैं, मिसलेनियस मतलब ये कि किसी खास कैटेगरी से नहीं है बल्कि इधर उधर से कई सारी जगहों से मिला के यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स यहाँ पे हैं जैसे कि हाइड्रोक्सी यूरिया हो गया, क्या हो गया हाइड्रोक्सी यूरिया, और क्या हो गया प्रोकार्बाजिन। ये दो एग्जांपल्स याद कर लीजिए, और भी कई सारे हैं। ऐसे क्या कुछ हार्मोन्स हैं, ऐसे क्या है कुछ हार्मोन्स भी यूज होते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तो ये हार्मोन क्या है, तो ये मतलब जो उसका बैलेंस है हार्मोन का उसको अल्टर कर देते हैं। यहाँ पे जितने भी हार्मोन हैं उनमें से तकरीबन सब के सब ऐसे हैं जो अब पढ़ चुके हैं। ठीक, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि प्रेडनिसोलोन हो गया। ऐसे एस्ट्रोजन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, उसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि फॉस्फेस्ट्रोल। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप उसको याद कर लीजिए। ऐसे क्या है कुछ दवाएं ऐसी होती है जो रेडियो एक्टिव होती हैं, उसको भी यूज किया जाता है। अभी इसको भी मैं पूरा एक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। ठीक है, तो उसको भी यूज किया जाता है जैसे कि सोडियम फॉस्फेट हो गया। इसका इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर है वहां पे हम लोग यूज कर लेते हैं। ऐसे ओवरियन कैंसर होता है वहां पे यूज कर लेते हैं। सर्विकल कैंसर है उसमें यूज की जाती है। ब्लड कैंसर हो गया उसमें भी क्या है ये दवाएं यूज की जाती हैं। तो क्या हो गया नेक कार्सिनोमा हो गया, उसमें भी हम लोग इसको यूज करते हैं। यानी क्या कहते हैं जो एपिथेलियल सेल होता है, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं नेक के अंदर, उसमें क्या होता है समझिए, उसमें क्या होगा बहुत तेज वो बढ़ने लगते हैं, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं। ऐसे क्या है कुछ लिम्फोमाज हैं उसमें भी हम लोग यूज करते हैं। लिम्फोमाज मतलब लिम्फ के अंदर क्या हो गया एक तरीके से कैंसर हो गया है। ठीक है, यानी लिम्फ के जो सेल हैं वो बड़ी तेजी से वो बड़ी तेजी से क्या बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी यूज करते हैं। ऐसे ब्लैडर कैंसर हो गया उसमें यूज करते हैं। ब्लैडर कैंसर यानी यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो गया तो उसमें यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक आपने पढ़ा था सबसे पहली क्लासिफिकेशन एल्काइलेटिंग एजेंट, उसी का एग्जांपल क्या है मेक्लोरएथामीन। तो इसको हम लोग कहाँ पे और यूज करते हैं, तो इसको हम लोग बोन मैरो का अगर कैंसर हो गया यानी बोन मैरो बहुत ज्यादा WBC बना रहा है, RBC बना रहा है, प्लेटलेट बना रहा है, तो उसमें यूज करते हैं। ठीक है ना। अब अगर क्या कहते हैं RBC बहुत ज्यादा होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, नहीं अगर RBC का कैंसर हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया मतलब ब्लड कैंसर है वो RBCs के ज्यादा होने की वजह से हो रही है, वो RBCs के ज्यादा होने की वजह से हुआ है। ऐसे ल्यूकेमिया में हम लोग इसको यूज करते हैं यानी WBCs बहुत बढ़ गए हैं। ऐसे क्या थ्रोम्बोसाइथेमिया में यूज करते हैं हम लोग, यानी क्या है हमारे जो प्लेटलेट्स वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उसमें हम लोग ये दवा यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे क्या जो साइक्लोफॉस्फामाइड है तो ये कहाँ पे यूज होता है, तो मेनली तो ये क्या डिफरेंट टाइप के जो कैंसर है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है ना, जो साइक्लोफॉस्फामाइड है ये अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं उसमें यूज किया जाता है। जैसे कि आपने देखा ये कई सारे कैंसर है अलग अलग, तो उसमें हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो साइक्लोफॉस्फामाइड यूज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्या इफोस्फामाइड है तो इसको हम लोग कब यूज करते हैं, तो इसको हम लोग यूज करते हैं जब नेक कार्सिनोमा है यानी नेक के अंदर क्या जो टिश्यू बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे क्या लिम्फोमाज हैं सर्टेन, सब नहीं बल्कि कुछ अलग टाइप के कुछ खास टाइप के लिम्फोमाज हैं, यानी लिम्फ के अंदर क्या कहते हैं यानी लिम्फ के अंदर कैंसर हो गया है तो उसमें यूज करते हैं। ऐसे क्या होता है ब्लैडर कैंसर है तो उसमें हम लोग क्या है इसको यूज करते हैं। ऐसे क्या विनब्लास्टिन सल्फेट है, विनब्लास्टिन ये क्या नेचुरल अकरिंग एंटी कैंसर ड्रग है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो इसको हम लोग करते हैं न्यूरोब्लास्टोमा में। कहाँ पे यूज करते हैं न्यूरोब्लास्टोमा, यानी जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर क्या कहते हैं उसके अंदर कैंसर हो गया है तो उस कंडीशन में हम लोग विनब्लास्टिन यूज कर लेते हैं। ऐसे क्या जो टेस्टिक्यूलर है उसके अंदर कैंसर हो गया तो उसमें भी हम लोग इसको यूज करते हैं।
यानी जो टेस्टिस है उसके अंदर कैंसर हो गया है, ऐसे क्या है कैप्सोसिस सैक्रोमा में भी यूज करते हैं हम लोग। ऐसा मतलब ये है कि जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज हैं, यानी ये समझिए एपिथेलियल टिश्यू है, उसके अंदर कैंसर हो जाता है और फिर उसमें लेशंस हो जाते हैं। लेशन मतलब ये समझिए घाव हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम लोग विनब्लास्टिन यूज करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या, कब इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो एक तो एलर्जिक रिएक्शन की कोई हिस्ट्री है तो उसमें नहीं यूज करेंगे, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में नहीं यूज करते हैं, बोन मैरो सप्रेशन है तो उसमें भी हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसलिए कि पहले से ही उसका बोन मैरो क्या है सप्रेस हो गया, काम नहीं कर रहा, और ये दे देंगे तो और ज्यादा लो हो जाएगा, तो आदमी के अंदर समझिए कि एक तरीके से ब्लड कंपोनेंट की कमी हो जाएगी, तो उसमें नहीं देते हैं। ऐसे रीनल एंड हिपैटिक डिसऑर्डर है तो उसमें भी नहीं देंगे। ऐसे क्या होता है GI अल्सरेशन है, यानी हमारे GIT के अंदर अल्सरेशन है, अल्सर हो गया, तो उस कंडीशन में भी हम लोग ये दवाएं नहीं देते हैं। अब इसमें डोज मैंने छोड़ दिया, वो आपको याद भी नहीं हो पाएगा, इतनी सारी दवाओं का अलग अलग डोज आप याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आए, अगर एग्जाम में 2-4 पूछेगा तो जो मेन है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक था काफी लंबा ये टॉपिक था और ये चैप्टर भी काफी लंबा था, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।